मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 12। देखिए, चैप्टर था हमारा उपनिवेशवाद तथा जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जनजातीय समाज की जो जीवन शैली थी, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था थी, वो परिवर्तित हुई। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जनजातीय समाज की क्या स्थिति थी और जनजातीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन होते गए, जनजातीय समाज में जो परिवर्तन हुए उनका कारण क्या था। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो जनजातीय लोगों को जो खेती करते थे उस पे जो जमीन पे अपना उनका स्वामित्व होता था वो भी खत्म कर दिया था और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था या फिर उन्हें प्रेरित किया जा रहा था कि वो अपने धर्म को परिवर्तन करें। उसके लिए वो उन्हें लालच दिया करते थे जमीन का और उसका, लेकिन जो उनके वादे थे वो सारे झूठे हुआ करते थे। तो इसलिए कुछ लोगों ने, जिन्होंने ईसाई मसीही के द्वारा जो इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने वापस अपने धर्म को पुनः अपना लिया। तो वही चीज़ थी। अब जनजातियों का विद्रोह किस तरीके से आरंभ हुआ, उन्होंने किस तरीके से विरोध किया ब्रिटिश साम्राज्य का, वो हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है जनजातीय विद्रोह। जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं में आई गिरावट ने उनके मन में विद्रोह को जागृत किया। देखिए, जिस प्रकार से जनजातियों की जो सांस्कृतिक थी और आर्थिक थी, उनकी जो गिरावट आती गई, उनके मन में जो ब्रिटिश साम्राज्य था या फिर ईसाई धर्म था उसके खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह उत्पन्न हो गया। देश के विभिन्न देशों में बहुत से छोटे और बड़े विद्रोह हुए। सबसे विशाल जनजातीय विद्रोह बंगाल व बिहार में संथाल, महाराष्ट्र के में कौली, मेघालय में खासी, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में भील, बिहार में मुंडा, उड़ीसा में गोड़ व खोड़, राजस्थान में मेर आदि द्वारा किए गए। इनके अतिरिक्त और कई जनजातियों द्वारा भी विद्रोह किए गए। देखिए, इसमें आपको कुछ समय की, मतलब कि जो बड़ी जनजाति या जो फेमस जनजाति होते हैं उनके द्वारा जो भी विद्रोह किए गए उनके बारे में लिखा गया है। अब उसके कारण क्या थे वो हम पढ़ते हैं। जनजातीय विद्रोह के कारण, हम जनजातीय विद्रोह के मुख्य कारणों की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर अध्ययन निम्न शीर्षक के अंतर्गत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था शोषण ब्रिटिशों के द्वारा। हाँ, जिस तरीके से जैसे कि आप जानते हो कि हर उसमें उन्होंने शोषण किया, चाहे वो शिक्षा का हो, भारतीयों का उन्होंने ऐसे ही उन्हें जो हमारे जनजातीय लोग थे उनका भी शोषण किया। तो उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और विद्रोह किया। देखिए, ब्रिटिशों ने जनजातियों की भूमि तथा उनकी जीविका के साधनों पर कब्जा करके उनका शोषण किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिशों ने उन्हें नकदी फसल उगाने के लिए भी बाध्य किया, जिससे भूमि उर्वरकता शक्ति का ह्रास हुआ। जैसे अफीम की हो गई, नील की खेती हो गई, उससे क्या होती थी, जो भूमि की उर्वरकता होती थी वो खत्म हो जाती थी। अधिकांश जनजातियों को वन तथा खनिज संसाधनों का उपयोग उनके स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं करने दिया जाता था, जबकि बाहरी लोगों को ये अधिकार प्राप्त थे। सेकंड आता है हमारा जनजातियों की प्रथाओं तथा परंपराओं में हस्तक्षेप। जनजातियों ने सदैव अपनी विशेष प्रथाओं तथा परंपराओं को बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा की थी, अतः बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उन्हें कुपित कर दिया। नेक्स्ट है हमारा ईसाई मशीनरी द्वारा कार्य। आप ईसाई मशीनरी से समझते होंगे कि एक ऐसा समूह जो लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए वादे किया करता था या उनका माइंड वॉश किया करता था। ईसाई मशीनरी जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रहे थे, जिसके बदले में वे उन्हें भूमि, धन तथा जीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराने का वादा करते थे। धर्म परिवर्तन जनजातियों के कुलदेवता का अपमान था, जिससे जनजातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। इतना ही नहीं, मिशनरी अपने किए गए वादों पर भी शायद ही पूरा करते थे। मतलब कि जो वो वादे किया करते थे वो उन्हें पूरा नहीं किया करते थे। अब जनजातियों का दमन, नंबर 4 पॉइंट हमारा, जब भी कोई जनजाति अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करती थी तो उसे हिंसात्मक रूप से
हिंसात्मक देखिए यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो क्या है देख लेते हैं एक बार। कुचल, ठीक है। कुचल दिया जाता था, उन्हें पकड़ लिया जाता था तथा सभी लोगों के सामने सजा दी जाती थी, फिर चाहे सजा देने का कारण कितना ही छोटा क्यों ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अन्य जनजातियों के हृदय में ब्रिटिशों का भय बना रहे। यही कारण जनजातियों के में असंतोष की भावना जागृत हुई। इसी कारण देखिए कितने का सारे कारण थे जो उनके असंतोष के कारण बने, विद्रोह के कारण बने और जिस कारण उन्होंने विद्रोह किया। अब आता है हमारा सरकारी अभिलेख। सरकारी अभिलेख जनजातीय विद्रोह के स्रोत के रूप में। सरकारी अभिलेखों में ऐसे बहुत से दस्तावेज संरक्षित हैं जो देश के विभिन्न भागों में हुए जनजातीय विद्रोह के दिनांक, कारण, उससे संबंधित लोगों के विषय में बताते हैं। इन दस्तावेजों को जनजातीय अभिलेखों के इतिहास के निर्माण के लिए पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ये दस्तावेज ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए थे जो कुछ हद तक जनजातियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हैं, फिर भी उनमें उनसे बहुत से तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जनजातीय विद्रोह की विशेषताएं। अधिकांश जनजातियां दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले साधारण व आदिकालीन लोग थे जो और आज भी हैं। इसके संसाधन थे, जो संसाधन हैं वो सीमित थे, इसलिए इनके विद्रोह में लोग बड़ी संख्या में किंतु अपर्याप्त हथियारों के साथ होते थे। अधिकांश जनजातीय बिना हथियारों की होती थी तथा इनके हथियार लाठी, तीर धनुष, भाले आदि होते थे जो ब्रिटिशों के गोला बारूद की तुलना में कुछ भी नहीं थे। जब जब ये जनजातियां विद्रोह करती थी इन्हें हिंसात्मक तरीके से कुचल दिया जाता था जिसका परिणाम जनहानि होता था। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रीय केंद्र बिंदु छोटा नागपुर। नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग सम्मिलित थे। इन क्षेत्रों में रहने वाली मुख्य जनजातियां संथाल, गोंड, मुंडा तथा कोल है। ब्रिटिश शक्तियों का इनके क्षेत्र में प्रवेश होने पर इन जनजातियां असहजता महसूस की, अतः इन्होंने ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया। प्रथम प्रमुख विरोध 1820 ईस्वी में कोल के द्वारा किया गया। इन्होंने ब्रिटिशों के हस्तक्षेप का विरोध किया। ब्रिटिशों ने बहुत से गांव जला डाले और कई लोगों को हिंसात्मक रूप से मार दिया। 1827 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हो गया किंतु कोल विद्रोह के अवसर सदैव ढूंढते रहे। जब 1830 और 31 ईस्वी में मुंडा जनजातियों ने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया तब कोल भी उनके साथ मिल गए। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व अधिनियम की नई नीतियां थी। शीघ्र ही यह विद्रोह एक विशाल क्षेत्र में फैल गया जिसमें वर्तमान रांची, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम सम्मिलित थे। इन विद्रोहियों ने विदेशी निवासियों पर आक्रमण किया तथा कई को मार डाला। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना को अपने सभी साधनों का उपयोग करना पड़ा। 1832 ईस्वी में अतः इस विद्रोह को दबा दिया गया किंतु यह विद्रोह 1837 ईस्वी तक छोटे पैमाने पर चलता रहा। कोण विद्रोह 1846 ईस्वी में हुआ तथा यह विद्रोह 3 वर्षों तक चला क्योंकि उसे यह भय था कि ब्रिटिश उसकी भूमि छीन लेंगे, उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाएंगे और उन पर भारी कर लगाएंगे। इस विद्रोह को 1848 ईस्वी में शांत कर दिया गया। ठीक है, छोटे छोटे कितने युद्ध थे जो जनजाति और ब्रिटिश के मध्य हुए। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा विद्रोह जो 1855 और 56 ईस्वी में संथालों के द्वारा किया गया। संथाल स्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1739 के अंतर्गत उन्हें काफी भूमि में से बेदखल कर दिया गया था और उनकी भूमि को जमींदारों को दे दिया गया था। इसके अतिरिक्त तो उनके घर निर्माण कार्य हेतु रेलवे आदि हेतु नष्ट कर दिए गए थे जिनमें कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इस विद्रोह में वर्तमान भगलपुर, मानभूम तथा राजमहल के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु मुर्मू
कामू कानू मुर्मू चंद्र तथा भैरव द्वारा किया गया था। हथियारबंद संथाल विद्रोही एक छोटी सी घटना से प्रारंभ हुआ जब दो संथाल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर तीर तलवार व भालों से सुसज्जित लगभग 10,000 पुरुषों ने सरकारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन, नील रेलवे स्टेशन तथा जमींदारों पर आक्रमण किया। बाद में इन्होंने स्वयं को 60,000 पुरुषों की विशाल सेना के रूप में संगठित कर लिया और इसे 1500 से 2000 पुरुषों की इकाइयों में बांट दिया। ये लोग मुख्यतः घरेलू हथियार से सुसज्जित थे। इन्होंने हमला करके बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। ब्रिटिश सेना को बुलाया गया और इनका हिंसात्मक दमन करने में लगभग 10,000 संथाल लोगों को मार दिया गया। संथालों का क्षेत्र सीधा गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गया और ईसाई मिशनरी को इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का कार्य सुरक्षात्मक रूप से करने के लिए उत्साहित किया गया। देखिए किस तरीके से जो जनजातियों के लोग थे उन्होंने विद्रोह किया और ब्रिटिशों द्वारा हिंसात्मक तरीके से उन सभी जो विद्रोह थे उन्हें दबाया गया और किस प्रकार जो ईसाई मशीनरी थी उससे उत्साहित किया गया कि वो अपना उस क्षेत्र में काम करे उस जनजाति के लिए धर्म परिवर्तन में, उस जनजाति के धर्म परिवर्तन में। ठीक, अब आता है क्षेत्रीय केंद्र बिंदु उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में निवास करने वाली जनजाति गारो, खासी, हजोंग, जंगतिया, मिजो, बोड़ो और अन्य हैं। इन जनजातियों की भूमि हड़प ली गई थी तथा इनके निवास स्थलों को नष्ट कर दिया गया था, अतः इन्होंने विद्रोह किया। यद्यपि इनके अधिकांश विद्रोह ने छोटे क्षेत्रों को ही घेरा, फिर भी इन्होंने ब्रिटिश सेना को प्राकृतिक रूप से ढके क्षेत्र के कारण बार बार परेशान किया। उत्तर पश्चिम का प्रथम विद्रोह नोखला के तुरुत सिंह के नेतृत्व में खासी द्वारा किया गया। यह 1829 ईस्वी में 1833 ईस्वी तक 4 वर्षों तक जारी रहा। यह विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। लगभग इसी समय 1830 ईस्वी में कुमार रूपचंद के नेतृत्व में सिंगापो ने भी विद्रोह किया। अन्य जनजाति जैसे नागा, खमेर तथा गारो भी इस विद्रोह में सम्मिलित हुए, किंतु ये ब्रिटिश सेना का सामना नहीं कर पाए। सिंगापो ने 1839 ईस्वी में छोटे स्तर पर पुनः विद्रोह किया। नागा जनजाति ने भी 1844 ईस्वी में विद्रोह किया तथा लगभग 3 वर्षों तक ब्रिटिश सेना ने के लिए मुश्किलें खड़ी की। कि जो वर्तमान मणिपुर में रहते हैं ने 1826 ईस्वी में, 1844 तथा 1849 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्रों पर धावा बोला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई। 1850 में अतः इनका दमन कर दिया गया। देखिए किस तरीके से जो जनजातियों के लोग थे उनका दमन किस प्रकार किया गया। अब हम पढ़ते हैं मुंडा बिसरा, जो एक जनजाति का था जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, किंतु बाद में अपने धर्म को अपनाकर इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह किया। जिन विद्रोहों के बारे में आपने पढ़ा वे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक बगावत से पूर्व घटित हुए थे। हालांकि जनजातीय विद्रोह 1857 ईस्वी के बाद भी निरंतर घटित होते रहे। ऐसी ही एक प्रासंगिक घटना बिश्रा मुंडो की है। ठीक है, चलिए आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो बिश्रा मुंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन्होंने अपनी जनजाति के लिए किस तरीके से काम किए। बिश्रा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलिहातू स्थान पर हुआ था, जो उस समय बिहार में था। उनके परिवार की भूमि ब्रिटिश द्वारा हड़प ली गई थी। उनका परिवार निराशाजनक स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर राहत की खोज में घूम रहा था। बिरसा बहुत छोटा था जब उनके एक जर्मन विद्यालय में दाखिला लिया और ईसाई मिशनरी के संपर्क में आया। वह इस वादे के साथ ईसाई बन गया कि उनकी भूमि उनके परिवार को वापस कर दी जाएगी। हालांकि यह वादा पूरा नहीं किया गया, अतः उन्होंने पुनः अपने धर्म को अपना लिया और हिंदू देवी देवताओं की आराधना करने लगे। उसे विद्यालय से भी निकाल दिया गया। इस घटना से उसे सरकार तथा मिशनरी के विरुद्ध कर दिया। देखिए किस प्रकार से जब ईसाई धर्म को बिरसा ने अपनाया तभी उन्हें स्कूल में दाखिला मिला और उन्हें ये भी वादा किया गया था कि उनके परिवार की जो भूमि है वो उन्हें वापस कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या,
उनके जो वादे थे वे झूठे हुआ करते थे, तो उन्होंने ना ही उनकी भूमि उन्हें दी, ना ही उनके जो परिवार के लिए कुछ किया। तो इससे उन्होंने जो बिरसा थे उन्होंने क्या करा, अपना धर्म दोबारा से परिवर्तित कर लिया। वो हिंदू देवी देवताओं को पुनः दोबारा पूजने लगे। ईसाई मसीह की जो थी उन्होंने उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया, और जिससे उनके मन में जो ईसाइयों के मतलब कि उन ईसाई धर्म के लिए विद्रोह उत्पन्न हुआ। 1890 ईस्वी में यह बहुत कम आयु का था जब इन्होंने अपनी जनजातियों के कल्याण का बीड़ा उठाया। उसने अपना संघर्ष मुंडा से संरक्षित वन पर कृषि के अधिकार के लिए प्रारंभ किया, जो ब्रिटिश सरकार ने उनसे छीन लिया था। अन्य भूमि जो उन लोगों की थी की दी गई थी भी बंजर थी। प्रथम मुंडा उन्होंने क्या करा, देखिए ब्रिटिश ने यहाँ पे क्या लिखा है, उन लोगों को जो भूमि दी गई थी वह बंजर थी। ठीक है, यानी जो सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्य ने उनकी उपजाऊ भूमि को लेकर उन्हें एक बंजर भूमि दे दी गई। सर्वप्रथम मुंडा लोगों ने सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने के लिए कई बार याचिका दायर की। बिरसा मुंडा ने अनुभव किया कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का एकमात्र तरीका हथियार उठाना है। उसने अपने लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश अधिकारों व अन्य बिचौलियों को खदेड़ने के लिए कई अवसरों पर विद्रोह किया। यह आंदोलन लोगों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी मृत्यु इसी वर्ष 9 जून को बहुत ही दीन अवस्था में जेल में हो गई। बिरसा मुंडा को उनकी जनजाति के लोग द्वारा ईश्वर के रूप में माना जाता है। जब उनकी मृत्यु हुई वह मात्र 25 वर्ष के थे। तो देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो जनजातियाँ थे उन पे अपने अत्याचार किए, और किस तरीके से जनजातियों ने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। ये सब चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी। इस चैप्टर के नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।